जय हिंद, जय भारत। आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं नेल्सन मंडेला लेसन का जो पार्ट 2 है। यहाँ तक हमने स्किन तक पढ़ लिया था पार्ट 1 में, और पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले नेल्सन मंडेला ने बताया था कि हमारी एक ऐसी सरकार बनी हुई है जो लोगों के स्किन से डिस्टिंग्विश नहीं करती है, उनको उनके अधिकारों से और उनकी फ्रीडम से उनको डिस्टिंग्विश करती है, मतलब मानती है, समझती है। आगे कह रहे हैं कि दैट डे मानी इनॉग्रेशन वाला दिन, कह रहे दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल। कह रहे हैं ना कि ये जो दिन आया था ना, जो एकदम बहुत ही अच्छा सुखद दिन हम लोगों की जिंदगी में आया था, हमारे देश में आया था ना, वो हमारे हजारों लोगों के अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस की वजह से आया था। एक माने हमारी धरती के हजारों लोगों ने अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस दिया था, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसा बलिदान उन लोगों ने दिया था, और उन लोगों के बलिदान की वजह से आज ये दिन मुझे देखना पड़ रहा था, जिसमें हम लोग बहुत खुश थे। कह रहे हैं पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। कह रहे हैं उन लोगों का जो सफरिंग था ना, कष्ट था ना, हमारे लोगों का जो दुख था ना, और उनका जो हिम्मत था ना, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। न तो कभी काउंट किया जा सकता है और न तो रीपेड। रीपेड का मतलब कि उसका भरपाई किया जा सकता है। ऐसा सेक्रीफाइस उन लोगों ने दिया था। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन इनॉग्रेशन के दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर्स डे, जैसा मैं हमेशा अदर डे में भी महसूस करता था। ये जो ऊपर वाली बात थी ना, ये मैं हमेशा हमेशा सोचता था, और यही बात उस दिन में मेरे दिमाग में आ रही थी। कह रहे दैट आई वॉज simply the sum of all those African patriots who had gone before me। कह रहे ना कि मैं जो था ना, क्योंकि जो मैं था वो सिंपली सम था, जोड़ था। अभी बता रहे हैं जोड़ माने रिजल्ट था ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, उन सारे के सारे अफ्रीका के देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले चले गए। देखो ये जोड़ सम क्यों कहे हैं अपने आप को, देखो सम का मतलब होता है, जैसे मान लो हमने लिख दिया 4 + 3 + 2 + 1, ऐसे लिख दिया, और इज इक्वल टू मान लो हमने लिख दिया 4 3 7 2 9 1 10 लिख दिया ना। तो आपके देखने से 10 क्या है, सम है, यानी ये सबका सम है। मतलब इन सबके सेक्रीफाइस को जब ऐड कर देंगे, है ना, तब जो सम आएगा, मतलब जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये यही कह रहे हैं कि मैं जो था ना, जो मैं क्रेडिट ले रहा था एक प्रेसिडेंट बनने का, वो आसान नहीं था। मैं उन सभी के सभी अफ्रीका के देशभक्तों का ना एक क्या था, सिंपली सम था, जोड़ था। मतलब वो अपना सेक्रीफाइस देते गए, लास्ट जो रिजल्ट के रूप में मैं बच गया, तो मैं वो क्रेडिट ले रहा हूं, मैं कोई और नहीं हूं, और जो मेरे पहले चले गए। आगे कह रहे हैं कि दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, वो जो लंबी और बड़ी ही श्रेष्ठ, बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही एक हाई लेवल की जो उनकी लाइन थी देशभक्तों की ना, वो इंडेड हो गई, खत्म हो गई। एंड नाउ बिगिन, और अब स्टार्ट हो गई अगेन, दोबारा विथ मी, मेरे से। कह रहे हैं ना, वो जो लड़ते लड़ते अपने सेक्रीफाइस देते देते मर गए इस देश की धरती पर, उनकी वो जो लंबी लाइन थी उन देशभक्तों की, वो धीरे धीरे खत्म होती गई। अब वो लाइन दूसरे रूप में, दूसरे तरीके से, यानी पॉजिटिव वे में मेरे से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मेरे से ही ये आजादी मिलनी स्टार्ट हुई। मतलब जब आजादी मिली तो मैं ही बचा हूं उन लाइन में। मतलब वो लोग यहां इतने लोग थे, अब यहां मैं था, तो ये सभी लोग चले गए, अब यहां आकर के आजादी मिली है, तो अब ये लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, न्यू लाइन स्टार्ट हो रही है। अब देखो कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं कि आई वॉज पैंड, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था उस दिन, दैट क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उनको थैंक भी नहीं बोल पाया। मैं उनको थैंक भी नहीं बोल पा रहा हूं, वो इस चीज को देखने के लिए जिंदा नहीं है, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा था। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट। न तो उनको मैं थैंक बोल सकता था, और न तो वो इसके एबल हैं कि वो देख सकें कि उनका जो सेक्रीफाइस है ना, वो क्या रंग लाया। रॉट माने क्या रिजल्ट आया, या फिर क्या किसी चीज का रंग लाया। कह रहे हैं कि मैं इसीलिए बहुत पैंड हो रहा था ना, परेशान हो रहा था, ताकि न तो मैं उनके सेक्रीफाइस के लिए उनको थैंक यू बोल पा रहा था, और नहीं वो लोग ये देख पा रहे थे कि उनकी जो मेहनत थी, कड़ी मेहनत थी, उनकी जो सेक्रीफाइस थी, बलिदान था, वो रिजल्ट के रूप में क्या पा रहा है। काश वो लोग जिंदा होते तो बहुत अच्छा होता। जैसे होता है ना कि हमारे दादाजी हैं, और मैं एक अच्छा
ऑफिसर बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और उन्होंने भी सेक्रीफाइस किया हुआ है मेरे लिए, और जब मैं एक अच्छा ऑफिसर बना तब वो चल बसे, उसके पहले ही वो चल दिए थे, यानी वो इस दुनिया में नहीं थे, तो हम कहेंगे कि मैं थैंक भी उनको नहीं बोल पाया क्योंकि उन्होंने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, और उनके अंदर जो इच्छा थी जिसके लिए वो सेक्रीफाइस कर रहे थे, उनकी वो मेहनत क्या रंग लाई वो देख भी नहीं पाए। वही बात है यहाँ पे कह रहे हैं, कह रहे थे पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, जो अपार्थेड की पॉलिसी थी ना, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल। कह रहे हैं ना कि जो ये अलगाव की भावना जो व्हाइट सुपरमेसी ने फैला रखा था ना, उस भावना ने क्रिएट कर दिया था एक डीप एंड लास्टिंग, बहुत ही गहरा और बहुत दिन तक रहने वाला घाव इन माय कंट्री एंड माय पीपल, हमारे देश के लोगों में और हमारे देश के अंदर एक बहुत ही डीप हर्ट क्रिएट कर दिया था, बहुत ही गहरा प्रभाव, घाव डाल दिया था जो कि बहुत ही लास्टिंग था, टिकने वाला था। कहने का मतलब कि अपार्थिड जो ये भावना लोगों की थी ना, इसकी वजह से हमारा जो समाज था वो एक घाव सा बन गया था, उनके दिलों में घाव सा बन गया था, वो बहुत ही अपने अधिकारों से वंचित हो गए थे। आगे देखो, कह रहा है कि ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सभी, हमारे सभी देशवासी बहुत दिन, कई साल गुजार देंगे, इफ नॉट जनरेशन, एक दो जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, भले ही जनरेशन न लगे, पीढ़ी न लगे, माने कई साल न लगे, लेकिन फिर भी बहुत साल लग जाएंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट परफाउंड हर्ट, उस परफाउंड हर्ट से रिकवर होने में, परफाउंड माने बहुत गहरा, डीप, जबरदस्त, कह रहे हैं जो इतना जबरदस्त घाव व्हाइट सुपरमेसी ने दे रखा है ना, उस घाव से उभरने के लिए हम, हमारा देश जो है ना, वो बहुत साल लगा देंगे, यानी एक ऐसा जख्म है हमारे समाज पर जिस जख्म को खत्म करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अब ये चीज संभव हो सकता है। लेकिन कह रहे हैं आगे, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन जो अत्याचार के दशक रहे ना, वो अत्याचार के दशकों ने क्या किया, ये लाइन जरा अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये लाइन कभी कभी डिस्क्राइब करने को आ जाता है। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन जो दशक था उन अत्याचार का, जो अत्याचार हमारे ऊपर हो रहे थे उनका जो दशक था ना, एंड ब्रुटैलिटी, पूरा पढ़ते हैं, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी, ब्रुटैलिटी का मतलब होता है ना बर्बरता, मतलब किसी के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया जाए, है ना, एक असहनीय व्यवहार किया जाए, उसे ब्रुटैलिटी कहते हैं। कह रहे हैं कि जो बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी, लेकिन जो वो दशक था ना, जो दशक, जिस दशक में हमारे ऊपर अत्याचार किया गया था, ब्रुटैलिटी दिया गया था, बहुत ही बर्बरता से पेश आया गया था, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उस दशक का तो एक अनइंटेंडेड, जिसका हम आशा नहीं किए थे, उस तरीके का इफेक्ट आया। देखो इस चीज को समझना कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी को सताते हैं, मान लो उसके जैसे 20 लोगों को सता रहे हैं, लेकिन उसमें से 21वां क्या हो गया, 21वीं को हम थोड़ा और ज्यादा सताने लगे, अब वो दूसरा रूप ले लेगा और एक ऐसा काम कर जाएगा, एक ऐसा ऑपरेशन चलाएगा जिससे वो पीछे के 20 क्या हो जाएंगे, वो फ्री हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे उस चीज से। तो लोग क्या कहेंगे कि 21वीं के साथ जो बहुत गलत व्यवहार हुआ वो शायद अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो पीछे वाले 20 भी गुलाम रह जाते। वही कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन और ब्रुटैलिटी हम लोग के ऊपर दिया गया था ना, उसका एक अनइंटेंडेड इफेक्ट आया, मतलब एक बहुत ही ऐसा इफेक्ट आया जिसका हम लोगों ने आशा नहीं किया था। एंड दैट वाज दैट, और यह हुआ कि इट प्रोड्यूस्ड द Oliver Tambos, the Walter Sislis, the Chief Luthlis, the Yusuf Dados, the Bram Fissers, the Robert Sobukis of our time। देखो ये जो 6 नाम आपको दिखाया गया ना, कह रहे हैं कि इस दशक ने, इस ऑपरेशन के दशक ने प्रोड्यूस कर दिया, पैदा कर दिया, किसको, ऑलिवर टैम्बोस को, वॉल्टर सिस्लिस को, चीफ लुथलिस को, द यूसुफ डैडोस को, ब्रैम फिशर्स को और रॉबर्ट सोबक्यूज को। ये 6 कौन लोग हैं? देखो एक चीज जरा ध्यान देना, सबके पहले द लगा है, यहाँ भी द लगा है ना, यहाँ पर भी द लगा है। ये प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे इसलिए लगा है ना कि स्पेशली डेफिनेट रूप में, मतलब डेफिनेटली इनको यहाँ पे दर्शाया गया है। ये एक ऐसा नाम है जो डेफिनेटली दर्शाया गया है, और वाकई जब किसी नाम को बड़े ही ज्यादा तवज्जो, वेटेज के साथ दर्शाते हैं, जो 100 लोगों में एक बंदा कोई एकदम अलग, तो उसे हम द लगा सकते हैं वहां पे, इसलिए मैंने हाईलाइट किया गया है इन लोगों को, है ना, इसलिए यहाँ पे द लगाया गया है, वरना किसी प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं लगता है। कह रहे हैं कि
इस ऑपरेशन के दशक ने इन 6 इतने बड़े बड़े क्रांतिकारियों को प्रोड्यूस कर दिया, पैदा कर दिया। शायद इतना ब्रुटैलिटी और इतना खतरनाक ऑपरेशन अत्याचार हमारे ऊपर नहीं होता तो इस तरह के लोग पैदा नहीं होते जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने में हमारी मदद की और जिनके बस की ये बात थी। ये 6 यही लोग हैं, इनके नाम देख लेना, यहाँ पे लिखा भी है, दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स। यहाँ पर कुछ ना बड़े ही स्पेशल नेम है इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड, जिन लोगों ने अपना स्ट्रगल किया किसके अगेंस्ट, अपार्थेड के। और देखो यहाँ पे लिखा है फॉर द यूज ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन सी एक्सरसाइज सेकेंड ऑन पेज 25 पे कह रहा है कि डेफिनिट आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ क्यों लगाया गया है, इसके लिए पेज नंबर 25 देख लेना। ये कुछ है नहीं जो हमने आपको बताया अभी, वही चीज आपको देखने को मिलेगा वहां पे, है ना। अब देखो कह रहे हैं, इसके पहले थोड़ा सा हम पढ़े ना, देखो एक लाइन में थोड़ा सा छूट गया है, यहां देखो ये कह रहा है कि ये जो 6 लोग थे ना, मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये ऐसे लोग थे जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड विजडम था एंड जनरसिटी थी। यानी देखो ये कह रहे हैं ये ऐसे लोग थे ना जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण हिम्मत था, बुद्धिमत्ता था, दयालुता था, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, जिस तरीके के लोग अब दोबारा शायद नहीं मिलेंगे। कह रहे हैं ये जो 6 लोग थे ना, ये इन 6 लोगों का नाम जो हाईलाइट किया गया है, इन लोगों के पास ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम, जनरसिटी था। शायद इस तरीके का, इन तरीके के लोगों के अंदर जो क्वालिटी थी ना, दोबारा नहीं आ सकती है, दोबारा ऐसे लोग जाने नहीं जाएंगे। कह रहे हैं परहैप्स इफ रिक्वायर्स, शायद इसको जरूरत पड़ती है, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इतने गहरे ऑपरेशन को, अत्याचार को। इट माने इन लोगों के कैरेक्टर को बताया गया है, मतलब इस जो आजादी मिली है, वही कह रहे हैं उस आजादी को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फ्रीडम मिली है, कह रहे हैं उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रीडम के लिए शायद रिक्वायर होता है, सख्त जरूरत होती है, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इस तरह के अत्याचार की। यानी उन 20 लोगों को छुड़ाने के लिए शायद इस 21वें के साथ जो सबसे खतरनाक ऑपरेशन हुआ, अत्याचार हुआ, शायद इसी तरह के अत्याचार की जरूरत पड़ती है। तब एक आदमी सैलाब बन करके आता है और सबको छुड़ा ले जाता है। वही कह रहे हैं कि अगर इतना ज्यादा डेप्थ ऑफ ऑपरेशन नहीं हुआ होता, इतना गहरा अगर अत्याचार नहीं हुआ होता, तो शायद ऐसे लोग जन्म नहीं लेते। और कह रहा है ऐसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इतने बड़े बड़े कैरेक्टर वाले लोग, कैरेक्टर का मतलब यहाँ लोगों से है, अच्छे लोगों से, इतने बड़े बड़े कैरेक्टर वाले लोगों के लिए ना, इतने अच्छे कैरेक्टर्स के लिए शायद इतने बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तब जाके ऐसी पर्सनालिटीज खुल करके सामने आती है। कह रहे हैं माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरी कंट्री बहुत ही रिच है, धनी है, जिसमें मिनरल्स हैं, खनिज हैं, और जेम्स हैं मतलब रत्न हैं, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, लेकिन वो रत्न कहां पर पड़े हुए हैं, हमारी मिट्टी के नीचे पड़े हुए हैं। लेकिन कह रहे हैं बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मैं जानता हूं ना, हमेशा से इस बात को जानता हूं कि इसकी जो हमारे देश की सबसे बड़ी वेल्थ माने संपत्ति है, जो धन है, वो क्या है, इसके पीपल हैं, इसके लोग हैं, इस धरती के लोग ही यहाँ की सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं हमेशा ये बात जानता हूं। और वो कैसे लोग हैं, फाइनर, जो बड़े अच्छे लोग हैं, ट्रूअर, बड़े सच्चे लोग हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, एक बहुत ही खरे हीरा से भी ज्यादा अच्छे लोग हैं हमारे और सच्चे लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है। देखो यहां पर प्योरेस्ट माने सबसे शुद्ध हीरा से इनकी तुलना की गई है, उससे भी बड़े हैं, मतलब यहां पर हाइपरबोल है, समझ सकते हो। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage, कह रहे हैं ना कि जो मीनिंग ऑफ करेज है मैंने सीखा है अपने कॉमरेड से, अपने साथियों से। साथी क्यों कह रहे हैं उन 6 लोगों को, नेल्सन मंडेला, क्योंकि वो लोग भी फ्रीडम फाइटर थे और नेल्सन मंडेला भी फ्रीडम फाइटर थे, तो उनको साथी कह दिया गया है आपस में। कह रहे हैं मैंने उन साथियों के स्ट्रगल करने की क्षमता को देख करके ना मीनिंग ऑफ करेज जाना था कि करेज का मीनिंग क्या होता है, किसे हिम्मत कहते हैं। कह रहे टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, कह रहे टाइम एंड अगेन अक्सर मैंने देखा है मेन को एंड वीमेन को रिस्क लेते हुए और अपनी जिंदगी को देते हुए, अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हुए, फॉर एन आइडिया, एक आइडिया के लिए।
कह रहे हैं छोटे छोटे आइडियाज के लिए कि हमारा देश कैसे सुरक्षित होगा, हमारे लोग कैसे सुरक्षित होंगे, इन छोटे छोटे आइडियाज के लिए मैंने विमेन को भी रिस्क लेते हुए देखा है और अपनी जिंदगी तक को दांव पर लगाते हुए देखा हुआ है। ऐसी है मेरी कंट्री। कह रहे हैं आई हैव सीन मैन स्टैंड अप, मैंने लोगों को खड़े होते हुए देखा है, टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। कह रहे हैं मैंने लोगों को खड़े होते देखा है बिना टूटे हुए, टॉर्चर होते हुए और अटैक करते हुए। मतलब मैंने उन लोगों को देखा है जिनके ऊपर अटैक पे अटैक किया गया है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, जिनको टॉर्चर तक किया गया है, बहुत सारी यातनाएं दी गई हैं, लेकिन विदाउट ब्रेकिंग मैंने उनको देखा है, बिना टूटे हुए देखा है। बिना टूटे हुए इन द सेंस बिना पीछे हटे हुए। मेरे देश के लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर टॉर्चर अटैक कितने किए गए, लेकिन उन लोगों ने अपने कदमों को पीछे नहीं हटाया। मैंने ऐसे लोगों को भी अपने देश में देखा हुआ है, अपने धरती पे देखा हुआ है। कह रहे हैं शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। कह रहे हैं मैंने उन लोगों को देखा है स्ट्रेंथ दिखाते हुए, इस तरह की शक्ति को शो करते हुए, एंड रेजिलियंस का मतलब होता है एक ना बहुत ही खतरनाक दर्द को सह लेने की क्षमता। कह रहे बड़े से बड़े दर्द को सह लेने की क्षमता उन लोगों ने दिखाया है, शो किया है, और जो क्षमता डिफाइज द इमेजिनेशन, कल्पना से भी परे है। कह रहे हैं कि मैंने उन लोगों को इस तरह खड़े होते हुए देखा है जिनके ऊपर अटैक पे अटैक, टॉर्चर पे टॉर्चर किया गया, लेकिन वो टूटे नहीं। उन लोगों ने वो स्ट्रेंथ दिखाया जिसमें रेजिलियंस था, और वो रेजिलियंस डिफाइज द इमेजिनेशन, आज भी कल्पना से परे है। मतलब उन लोगों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी यातनाएं किए गए, लेकिन उन्होंने ऐसा रेजिलियंस दिखाया। रेजिलियंस का मतलब असहनीय दर्द को सहने की क्षमता, बहुत बड़े टॉर्चर को सहने की क्षमता, वो टॉलरेंस कह सकते हो, बहुत हैवी टॉलरेंस उन लोगों ने दिखाया। तो ऐसी है हमारी कंट्री। और कह रहे हैं जब मैं कल्पना करता हूं तो ये बात कल्पना से भी परे हो जाती है, ऐसे हमारे लोग थे। कह रहे आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। पता है मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि करेज उसको नहीं कहते हैं जिसमें एब्सेंस ऑफ फियर होता है। देखो आगे बता रहे हैं, कह रहे आई लर्नड, मैंने सीखा दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। जहां पर एब्सेंस ऑफ फियर होता है, मतलब जहां पर डर की कमी होती है, उसको करेज नहीं कहते हैं। मतलब हिम्मती होने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है, बट द ट्रियम्फ ओवर इट, लेकिन इस पर विजय पाना। करेज किसको कहते हैं? फियर के ऊपर ट्रियम्फ पाना। ट्रियम्फ माने विजय, है ना। कह रहे हैं फियर के ऊपर, डर के ऊपर अगर आपने विजय पा लिया है, उसे हिम्मत कहते हैं। इसको हिम्मत नहीं कहते कि आपके अंदर डर नहीं है। आपने डर नहीं है, आपने डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, उसे करेज कहते हैं। कह रहे हैं द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। कह रहे हैं ब्रेव मैन उसको नहीं कहते हैं जो डरते नहीं है, जिनको डर नहीं लगता है वो बहादुर नहीं है। बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। लेकिन ब्रेव मैन उन्हें कहते हैं जो लोग जीत जाते हैं, जीत लेते हैं उस फियर को, उस डर को जो लोग जीत लेते हैं, ब्रेव मैन उसे कहते हैं। देखो तुम्हारे अंदर डर नहीं लग रही है, इसका मतलब तुम हिम्मती नहीं हो, लेकिन तुमने डर पर विजय पा लिया है, तब तुम हिम्मती हो। ब्रेव मैन वो नहीं है जो कभी डरता नहीं है, ब्रेव मैन वो है जो डर को जीत लेता है ना। ये बात ये कोटेशन के द्वारा कहा गया है। कह रहे नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी आदमी घृणा करते हुए पैदा नहीं होता है किसी अदर आदमी से, बिकॉज ऑफ माने की कारण से, द कलर ऑफ हिज स्किन, ऑफ हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कह रहे कोई भी आदमी इस तरीके से जन्म नहीं लेता है कि पहले से वो जानता रहता है कि मुझे हेट करना है एक दूसरी पर्सन से, उसके कलर के कारण, उसके स्किन के कारण, उसके बैकग्राउंड के कारण और उसके धर्म के कारण। यानी किसी का धर्म, किसी का कलर, किसी का बैकग्राउंड, इससे हमें घृणा करना है। इस ट्रेट को, इस गुण को लेके हम पैदा नहीं होते हैं। हमारे पैदा होने के बाद ये चीजें बताई जाती हैं कि मुझे इनसे घृणा करना है। यानी जब हम पैदा होते हैं तो हम पूरा कागज के जैसे होते हैं ना। अब देखो आगे कह रहे हैं पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को जरूर सीखना चाहिए हेट करना, घृणा करना। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर कोई आदमी, अगर वो लोग हेट करना सीख जाते हैं तो दे कैन बी टॉट, उनको सिखाया जा सकता है टू लव, प्यार करना। कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी
को हेट करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वो हेट करना सीख ले रहा है तो वो लव करना भी सीख सकता है, उसे सिखाया जा सकता है। देखो इसका सेंस जरा समझो। देखो ये तो हम जानते हैं कि बुरी चीजें बड़े आसानी से आ जाती हैं और थोड़ी अच्छी चीजें थोड़ी आसानी से नहीं आती हैं, लेकिन बुरी चीजें भी अगर कोई आदमी सीख ले रहा है, इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर सीखने की क्षमता है ना। अगर कोई छोटा बच्चा गाली देते हुए किसी को सुन के गाली दे रहा है तो इससे एक चीज पता क्या लगाया जा सकता है कि उसके दिमाग में सीखने की क्षमता है। भले वो जल्दी सीख गया और अच्छी बात जल्दी नहीं सीख रहा है, लेकिन नो डाउट अच्छी बात सिखाई जा सकती है, थोड़ा टाइम जरूर लगा। वही ये कह रहे हैं कि लोगों को हेट करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वो हेट करना सीख जाते हैं तो उनको सिखाया जा सकता है लव करना। क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। कह रहे हैं कि लव जो होती है ना वो आती है स्वाभाविक रूप से ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन हार्ट के अंदर, देन इट्स ऑपोजिट, इसके ठीक उल्टा। कह रहे हैं ना कि लव जो आती है कब, जब इसके उल्टा काम किया जाता है तब नेचुरली। जैसे कहने का मतलब देखो, जिसको बहुत प्यार से हर आदमी ट्रीट करता है ना, उसको थोड़ा बहुत प्यार अगर दोगे तो उसे कुछ नहीं लगेगा, वो वह छोड़ो किनारे छोड़ो। लेकिन जिसे हर लोग इग्नोर करते हैं, घृणा करते हैं, उसको थोड़ा भी लव करोगे ना तो ना उसके अंदर वो लव वाली फीलिंग बहुत तेज जगेगी। वही ये कह रहे हैं कि जो लव होता है ना वो नेचुरली कब आता है, जब किसी आदमी से घृणा किया जाता है। जब वो घृणित हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एक जगह ऐसा खोजेगा जहां पर उसे लोग समझे। वही ये बात बताना चाहते हैं। कह रहे हैं इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जब सबसे गंभीर समय चल रहा था जेल में जब मैं था, उस समय भी व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, माने जेल। कह रहे हैं जब हम और हमारे साथी पुश कर दिए गए, धकेल करके अंदर कर दिए गए हमारे लिमिट में, यानी हमारे जेल में हम जब चले गए थे हम और हमारे साथी, तो आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। कह रहे हैं उस जेल में भी एक गार्ड के अंदर मैंने ह्यूमैनिटी का, मानवता का एक झलक देखा था। कह रहे हैं कि जो गार्ड था ना, जो एक माने हमारे देश का गार्ड था उस जेल में, क्योंकि अंग्रेज लोगों को नौकरी देते थे ना जो उनकी बात को मानते थे, तो कुछ कह रहे हैं कि उन गार्ड में से एक गार्ड था, यानी एक पुलिस था, उसके अंदर भी मैंने एक झलक देखा था ह्यूमैनिटी का, मानवता का। अब उसने क्या किया था ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन इन्होंने देखा था कि उसके अंदर मानवता है। अब देखो ये अपने देश के लोगों की बात बता रहे हैं कि हमारे देश के लोग कितने अच्छे हैं। आगे कह रहे हैं मैंने देखा था, और कब, कह रहे हैं जस्ट फॉर अ सेकेंड, एक सेकंड के लिए ही देखा था, शायद परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक सेकंड के लिए मैंने झलक देखा था, लेकिन वो झलक उसके अंदर थी। यानी अगर एक सेकंड के लिए भी मैंने झलक देखा था तो उस झलक को जगाया जा सकता है, उसके लाइफ में लाया जा सकता है। यानी हमारे देश के लोग अच्छी चीजों को सीख सकते हैं, यानी वो ट्रेट, वो लक्षण उनके अंदर ऑलरेडी है। कह रहे हैं कि बट इट वॉज एनफ टू रिएश्योर, कह रहे हैं ना पूरा देख लो, कह रहे हैं कि भले ही एक सेकंड के लिए मैंने वो झलक देखा था, लेकिन इट वाज एनफ, ये पर्याप्त था, टू रीएश्योर मी, मुझे विश्वास दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे अपने काम में जारी रखने के लिए, अपने काम को जारी रखने के लिए। यानी मैं अपने देश के लिए लड़ रहा था, जेल में था, तो मैं किस लिए लड़ रहा था? क्योंकि हमारे देश के लोग बड़े अच्छे थे, उनके अंदर ह्यूमैनिटी थी। मैंने उस जेल के अंदर भी जब मैं टूट रहा था कि मुझे अपने देश के लिए नहीं लड़ना चाहिए, तब भी मैंने उस गार्ड के अंदर कुछ ह्यूमैनिटी देखा, शायद वो इनकी हेल्प किया होगा। फिर मैं रीएश्योर हो गया कि नहीं, मेरे देश में जेवल्स जैसे लोग हैं, रत्न जैसे लोग हैं, और फिर ये चीज मुझे रीएश्योर कर दिया कि नहीं ये लोग अच्छे हैं, और मुझे अपने काम में कीप गोइंग करने के लिए, मतलब काम को जारी रखने के लिए, उस संघर्ष को जारी रखने के लिए मुझे अंदर से है ना एंथुसियास्टिक वे में लाया गया उस गार्ड के द्वारा। यानी मैं अब समझ गया कि नहीं मुझे लड़ना चाहिए अपने देश के लिए। जैसे आपको लगता है कि हमारा लड़का पढ़ता नहीं है, मैं बहुत मेहनत करता हूं, उसको पैसा देता हूं, लेकिन आपने एक झलक में कुछ ऐसा देखा जो किसी से वो बात कर रहा था, तो आपको लगा कि नहीं मैं गलत था, उसके अंदर वो चीज है, वो बूस्ट किया जा सकता है, अब मैं उसके लिए फिर काम करूंगा। तो वही चीज इनके अंदर आ रहा था। आगे देख लो आगे क्या कह रहे हैं, अभी अपने देश के लोगों के बारे में बताते हुए ये क्या कह रहे हैं। देखो कह रहे हैं आगे कि मैंस, जो आदमी होते हैं ना, कह रहे हैं मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। आदमी जो अच्छे आदमी होते हैं, जो आदमी की अच्छाई होती है ना,
वो अच्छाई की ज्वाला दैट कैन बी हिडन, छुपाई जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाई नहीं जा सकती है। इस लाइन को थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहां से लेकर के यहां तक कई बार दिया है पेपर में भी, है ना, डिस्क्राइब करने को। कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनकी अच्छाई छुपाई तो जा सकती है लेकिन बुझाई नहीं जा सकती है। उन अच्छाई की जो ज्वाला होती है उसे बुझाया नहीं जा सकता है, छुपा भले सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि सत्य गिर सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, वही बात है यहां पे कह रहे हैं अपने देश के लोगों के लिए, है ना। आगे देखो, कह रहे मैंने इनके कहने का यहां पर ये मतलब है ना कि लोगों पर, हमारे लोगों पर कितना भी अत्याचार हुआ लेकिन उनके अंदर की जो अच्छाई की ज्वाला है ना, वो अभी भी कहीं ना कहीं जल रही है, बुझी नहीं है। कह रहे इन लाइफ में एवरी मैन हैज ट्वाइन ऑब्लिगेशन, एक आदमी की जिंदगी में दो ऑब्लिगेशन होते हैं, कर्तव्य। देखो ऑब्लिगेशन का मतलब एहसान होता है, लेकिन यहाँ कर्तव्य समझेंगे ना। हर आदमी की जिंदगी में दो ऑब्लिगेशन होता है, दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहला कर्तव्य कि वो अपनी फैमिली को देखे। टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को देखे। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। कह रहे हैं कि पहला ऑब्लिगेशन तो ये होता है, कर्तव्य ये होता है कि वो अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, अपने बच्चों को देखे। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ऑब्लिगेशन उसके पीपल के लिए, मतलब उसके राष्ट्र के लोगों के लिए। मतलब कोई आदमी अपने फैमिली के साथ साथ अपने राष्ट्र के लिए भी कुछ योगदान दे, ऐसा आदमी होना चाहिए। मतलब दो ऑब्लिगेशन आपके पास है, आप अपने फैमिली को भी देखो, आप अपने राष्ट्र के लोगों के लिए भी कुछ करो। ऐसे दो ऑब्लिगेशन हर आदमी की जिंदगी में होते हैं। कह रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हिज कम्युनिटी, अपने पीपल के लिए, अपने जन समुदाय लोगों के लिए। हिज कंट्री, और ओवरऑल उसकी कंट्री के लिए, मतलब अपने कंट्री के लिए और अपनी फैमिली के लिए, दो उसके ऑब्लिगेशन होते हैं। कह रहे हैं इन अ सिविल एंड ह्यूमन, ये कह रहे हैं कि इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, कह रहे हैं कि एक अच्छे समाज में और एक मानवता वाले समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशंस, हर एक आदमी एबल होता है ना फुलफिल करने में इन ऑब्लिगेशंस को, इन दोनों कर्तव्यों को फुलफिल करने में हर एक आदमी सक्षम होता है। यानी हर एक आदमी कुछ ना कुछ अपने देश के लिए भी करता है और अपनी फैमिली के लिए भी करता है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, अपनी एबिलिटी के अनुसार और अपनी आजादी, इंक्लिनेशन माने आजादी, अपनी आजादी और अपनी एबिलिटी के अनुसार हर आदमी एबल होता है कि इन दोनों ऑब्लिगेशन को पूरा करे, कर्तव्यों को पूरा करे एक अच्छे समाज में। कह रहे हैं कि बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक ऐसी कंट्री जिसका नाम साउथ अफ्रीका था, ऐसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। कह रहे हैं ये इम्पॉसिबल था एक ऐसे आदमी के लिए जो मेरे जन्म में, मतलब मेरे जैसा जन्म लिया हो, मतलब ब्लैक जन्म लिया हो, एंड कलर, जो मेरे कलर का आदमी था और मेरे जन समुदाय में जन्म लेता था, उसके लिए ये दोनों ऑब्लिगेशन फुलफिल करना, ये दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना क्या था, इम्पॉसिबल था। मतलब साउथ अफ्रीका में जो लोग हमारे जन समुदाय में जन्म लेते थे उनके लिए दोनों एक साथ दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना इम्पॉसिबल था। अब क्यों, कह रहे हैं इन साउथ अफ्रीका में a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। कह रहे हमारे साउथ अफ्रीका में एक, है ना, यहाँ पे कह रहे हैं अ मैन ऑफ कलर, एक कलर का मतलब यहाँ ब्लैक समझ लेना। कह रहे हैं एक ब्लैक पीपल जो प्रयास करता था अपनी जिंदगी जीने का एक मानव, सही मानव के रूप में, सही मानव जात के रूप में, मतलब जो दोनों ऑब्लिगेशन को फिल करना चाहता था, उस आदमी को वाज पनिश्ड, पहले तो दंड दिया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और उसे अकेला कर दिया जाता था। कह रहे हैं हमारे समाज में जो आदमी ये दोनों काम करने का फैसला ले लेता था उसे दंडित किया जाता था और उसे आइसोलेटेड कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था, अकेला कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family। कह रहे हैं कि हमारे समाज में जो आदमी ट्राई करता था फुलफिल करने का अपनी ड्यूटी अपने पीपल की तरफ, मतलब हमारे समाज के लोगों के लिए ड्यूटी करता था, मतलब कुछ काम करता था, was inevitably ripped, जो स्पष्ट रूप से अलग कर दिया जाता था अपनी फैमिली से। यानी हमारा समाज ये कहता था
कि अगर आप अपने राष्ट्र के लोगों के लिए कुछ कर रहे हो तो आप अपनी फैमिली को छोड़ दो, अगर आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो तो राष्ट्र के लिए एक कदम नहीं चलना। वही कह रहा है कि अगर कोई आदमी अपने राष्ट्र के लिए, अपने पीपल के लिए कुछ कर रहा था ना, तो उसे उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, रिप्ड कर दिया जाता था। और कह रहा है एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लीव अ लाइफ अपार्ट, और उसको फोर्स किया जाता था, मजबूर कर दिया जाता था अपनी जीने के लिए, जिंदगी को अपार्ट माने अलग, यानी उसको मजबूर किया जाता था कि तुम अपनी जिंदगी अकेले जियो, हट जाओ यहां से। कह रहा है कि अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबिलियन, और कह रहा है एक सेक्रेसी माने गोपनीयता का, एंड रेबिलियंस माने विद्रोही का, एक ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस उसका बचा। ट्वाइलाइट माने एकदम बेकार, नाम मामूली, नाम मात्र का। कह रहे हैं कि उसका ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस बच जाता था, एकदम नाम मात्र का अस्तित्व उस समाज में बच जाता था। उसे एक सेक्रेसी में रहना पड़ता था और एक रेबेलियन की जिंदगी बितानी पड़ती थी, मतलब एक विद्रोही आदमी का, मतलब उसे लोग समझते थे कि ये सेक्रेसी वाला आदमी है, कुछ अंदर घुसपैठ कर रहा है, और एक विद्रोही आदमी है, उसे विद्रोही मान लिया जाता था जो ये दोनों ऑब्लिगेशन फुलफिल करने का प्रयास करता था हमारे समाज में। I did not in the beginning choose to place my people above my family। कह रहे हैं स्टार्टिंग में तो मैंने चूज नहीं किया, है ना, रखने के लिए अपने राष्ट्र को above my family। मैंने स्टार्टिंग में अपने फैमिली से ऊपर मैं अपने राष्ट्र को नहीं रखा, मतलब स्टार्टिंग में अपने फैमिली के लिए मैं काम किया। मैंने सोचा कि पहले स्टार्टिंग में अपने फैमिली के लिए कुछ कर दूं, उसके बाद में अपने समाज के लिए कुछ करूंगा। बट इन अटेम्पिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन फैमिली के बाद जब मैं अपने लोगों की सेवा करने लगा तो आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन। तब मैं ये पाया, मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे रोक दिया गया था फुलफिल करने से मेरा कर्तव्य एज अ सन, एक बेटे के रूप में, एज अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, एज अ फादर, एक बाप के रूप में, एज अ हस्बैंड, और एक पति के रूप में। यानी जब मैंने पहले तो अपनी फैमिली के लिए किया तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जब मैं अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहा तो मुझे पता चला कि मुझे वंचित कर दिया गया था, प्रिवेंट कर दिया गया था, एक बाप के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में काम करने से। मतलब इनके भाई बहन और इनके माँ बाप, इनकी पत्नी से इनको अलग कर दिया गया था। एक बेटे के रूप में कोई कब कर्तव्य निभाएगा, जब उसकी माँ होगी, तो यानी इनसे इनको अलग कर दिया गया था ना। यहाँ ये कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, मैं पैदा नहीं हुआ था एक हंगर को लेकर के, फ्री होने के, मतलब मैं फ्री रहूं इस भूख के साथ मैं पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं पैदा ही फ्री हुआ था। मतलब कहने का क्या है, ऐसा नहीं था कि मैं जब पैदा हुआ था तो मुझे भूख लगी थी कि मैं फ्री हो जाऊं, मतलब मैं पहले से बाउंडेड था, मैं तो पहले से ही फ्री पैदा हुआ था। कह रहे हैं फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नोन, कह रहे हैं मैं वो हर काम करने के लिए फ्री था उस तरीके से जो मैं जानता था, जो भी मैं एक बच्चे के रूप में जानता था वो हर काम कर सकता था, उसके लिए मैं फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की झोपड़ी के पास जितनी भी फील्ड थी उसमें कभी भी मैं दौड़ने के लिए फ्री था, मतलब खेल सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, वह मैं तैरने के लिए स्वतंत्र था उस क्लियर स्ट्रीम में, उस साफ सुथरी धारा में, दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर के गुजरती थी। यानी जो नदी, जो तालाब, जो फिर नहरें मेरे गांव से होकर गुजरती थी, मैं उनमें तैरने के लिए, कहीं खेलने के लिए, कहीं घूमने के लिए, कहीं खाने के लिए, कुछ भी करने के लिए फ्री था, मैं पैदा हुआ था। मतलब बचपन में कोई बाउंडेशन नहीं था मेरे ऊपर। कह रहे हैं फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, कह रहे हैं कि मैं रोस्ट करने के लिए, भूनने के लिए, बनाने के लिए खानों को अंडर द स्टार्स, मतलब खुले आसमान के नीचे कहीं भी मैं बना खा सकता था, एंड राइड, और चढ़ सकता था, सवारी कर सकता था, ब्रॉड बैक्स, चौड़े चौड़े पीठ वाले, धीरे धीरे चलने वाले बैल जो थे उनके ऊपर बैठने के लिए। कह रहे हैं कि मैं जो चौड़े चौड़े पीठ वाले जो बैल थे उनके ऊपर मैं कभी भी बैठ सकता था, मैं इतना सारा काम करने के लिए फ्री था, मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं था जब मैं बचपन में था। आई कह रहे हैं कि एज लॉन्ग एज आई ओबीड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, कह रहे हैं कि जैसे जैसे ना मैं ओबे किया, मैंने मानना शुरू किया माई फादर, अपने पिता को, जैसे जैसे मैं अपने पिता की बातों को मानना शुरू कर दिया, बड़ा होने लगा, अबाइडेड बाय द कस्टम, और बंधने लगा, आने लगा रीति रिवाजों के अंदर। देखो रीति रिवाज का प्रभाव एक छोटे बच्चे पे नहीं पड़ता है, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है वैसे वैसे रीति रिवाज के अंदर वो बंधने लगता है।
तो कह रहे हैं कि जब मैं रीति रिवाजों के अंदर अबाइड होने लगा, बनने लगा ना, ऑफ माई ट्राइब, अपने जनजातियों के, मतलब जो हमारी जाति थी उन जातियों के रीति रिवाज को जैसे जैसे मैं ग्रैब करने लगा ना, तब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब मैं जो लॉज ऑफ आदमी के मतलब या फिर गॉड के थे उससे मैं परेशान नहीं था। एक बार और देख लो, कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, धीरे धीरे बड़ा होता गया और मेरे ऊपर प्रभाव पड़ने लगा अपने ट्राइब का, अपने जनजातियों का, तब मैं परेशान नहीं था। जो नियम भगवान के द्वारा बनाए गए थे या आदमी के द्वारा बनाए गए थे, मतलब हमारी पीढ़ियों के द्वारा जो नियम बनाए गए थे या भगवान ने हमारे लिए जो नियम बना रखे हैं उनके लिए मैं परेशान नहीं था, तब मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। कि इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, जब ये तब हुआ जब मैं सीखने लगा, मैं जानने लग गया कि मेरा जो बॉयहुड, एक बच्चे वाला, एक लड़के वाला जो फ्रीडम था ना, वह एक इल्यूजन था। मतलब जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं फ्री था, अब मैं धीरे धीरे वही बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसकी फ्रीडम छीनी जा रही है। मुझे अब पता चला कि ये जो बॉयहुड में एक जो फ्रीडम मुझे मिली हुई थी वो एक इल्यूजन था, एक वहम था, भ्रम था। ये कब हुआ? When I discovered, जब मैं पाया, जब मैं खोजा, एज अ यंग मैन, जब मैं अपने आप को एक यंग मैन के रूप में देखा, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तब मुझे पता चला कि मेरी सारी आजादी मेरे से ऑलरेडी टेकन ऑफ कर दी गई थी। टेकन अभी मतलब छीन ली गई थी। यानी जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि अच्छा, ये मेरा ये वहम था कि मैं आजाद हूं, मैं आजाद नहीं हूं। बच्चेपन में मेरी जो आजादी थी वो क्या थी? एक वहम थी। और कह रहे हैं दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और ये वही वो समय था जब मैं हंगर फॉर इट हो गया, मतलब मुझे भूख आ गई, अब मैं उस आजादी के लिए भूखा। एक्चुअली क्या है ना, जब किसी शेर को जब तुम खिला दोगे मांस तो उसके बाद वो दूध थोड़ी पिएगा, उसे मांस चाहिए। कह रहे हैं कि जब बॉयहुड में एक बच्चे के रूप में मुझे आज़ादी मिली थी और थोड़ा मैं बड़ा हुआ और जो आज़ादी छीन ली गई मुझे पता चल गया और मुझे पता लगा कि एक इल्यूजन था, तब उस पुरानी वाली आज़ादी जो मैं जी चुका था उसका भूख मुझे बढ़ गया। मैंने सोचा कि मुझे वो आज़ादी कैसे भी चाहिए। एट फर्स्ट, शुरुआत में तो एज ए स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट था तो आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तब मैंने सोचा कि मुझे अपनी आज़ादी केवल चाहिए, मैं आज़ाद हो जाऊं, मैं बस इतना चाहता हूं, है ना। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी का मतलब होता है जो परमानेंट नहीं होती है, थोड़ी बहुत। मैं चाहता था कि थोड़ी बहुत ही आज़ादी मुझे मिल जाए, जितना मुझे चाहिए। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, इतनी आज़ादी कि मैं कहीं इतना एबल हो जाऊं कि मैं कहीं रात को ठहर जाऊं, मतलब अपनी धरती पे कहीं रात को सो जाऊं, इतनी आज़ादी मुझे मिलनी चाहिए। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, मैं वो चीज़ पढ़ लूँ जो मुझे खुश करती है। एंड गो वेयर आई चूज, और मैं वहाँ चला जाऊँ जहाँ मैं चूज करता हूँ, चाहता हूँ। लिटिल एज अ यंग मैन इन जॉनिसबर्ग, बाद में क्या हुआ, एक यंग मैन के रूप में जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो जॉनिसबर्ग में, जगह का नाम है जॉनिसबर्ग में, आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैंने यर्न किया, इच्छा जताया, मैंने सामने लोगों की कहा कि मुझे एक बेसिक, कम से कम एक बेसिक और एक ऑनरेबल, मतलब एक सम्मान के साथ जीने वाली आज़ादी मुझे मिलनी चाहिए। वैसी आज़ादी मिलनी चाहिए जिससे मैं अपने पोटेंशियल को, अपने गोल को प्राप्त कर सकूं। अर्निंग माई कीप, मैं अपनी जीविका चलाने भर का पैसा कमा सकूं। ऑफ मैरिंग, शादी कर सकूं। एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार बसा सकूं। इतनी इच्छा मैंने जताई कि इतनी बेसिक आज़ादी तो मुझे मिलनी चाहिए। अब आगे एक बात कह रहे हैं कि द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, कह रहे हैं इतनी सारी जो फ्रीडम है ना वो रोकी नहीं जानी चाहिए, ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं की जानी चाहिए। एक लॉफुल लाइफ, एक नियम धर्म से रहने वाले आदमी की लाइफ में इतनी आज़ादी तो मिलनी ही चाहिए, इतनी आज़ादी को तो कर्टेल नहीं करनी चाहिए। बस मैंने इतना ही इच्छा जताया, लेकिन हुआ क्या, कह रहे हैं कि बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, लेकिन क्या हुआ ना, धीरे धीरे मैंने ये देखा कि मैं ही केवल नहीं था जो मैं फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन मैंने अपने भाई बहन को भी देखा कि वो भी फ्री नहीं थे, यानी उनकी भी आज़ादी छीन ली गई थी। मैंने जो किया था, मेरी गलती को मान करके मैंने गलत किया है, मेरे भाई बहनों की आज़ादी भी छीन गई थी। मतलब ये ऑपरेशन बढ़ता चला जा रहा था। कह रहा है आगे, आई सॉ दैट आई वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम
मैंने क्या देखा आगे कि आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह केवल मेरी ही आजादी नहीं थी, दैट वॉज कर्टेल्ड, जो कम कर दी गई थी, छीन ली गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन वो हर लोगों की आजादी छीन गई थी जो आदमी मेरे जैसा काम करता हुआ दिखाई देता था। वो हर आदमी जो दिखाई देता था मेरे जैसा करते हुए, मतलब जो आदमी अपनी आजादी की इच्छा जताता था, अपने पीपल के लिए कुछ काम करता था, उन सबकी आजादी छीन ली गई थी बहुत पहले ही। अब मुझे ये बात पता चला और कह रहा है दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही वो समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। कह रहे हैं ना कि अब यही वो समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। एंड दैट इज व्हेन, और उसी समय क्या हुआ, द हंगर फॉर माय ओन, जो मेरा अपना भूख था आजादी का, वो बन गया ग्रेटर हंगर, एक बहुत बड़ा भूख बन गया। अब तक तो मैं केवल अपनी आजादी चाहता था, अब मेरी जो आजादी की भूख थी ना वो बहुत ही बड़ी बन गई, फॉर द फ्रीडम। और अब जो आजादी की भूख थी वो किसके फ्रीडम के लिए थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। अब जो आजादी की भूख थी ना वो मेरे पीपल के लिए थी। मैंने अब ये सोच लिया था कि अब जो मुझे आजादी चाहिए वो केवल अपनी नहीं चाहिए, हमारे पूरे राष्ट्र की आजादी चाहिए। जैसे गांधी जी के साथ क्या हुआ, जब गांधी जी के साथ अत्याचार होना शुरू हुआ तब उनको लगा कि अब मुझे अपने देश को ही आजाद कराना पड़ेगा। वही हाल इनके साथ, इसीलिए इनको भी गांधी जी की संज्ञा दी जाती थी, द गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका इन्हें कहा जाता है। कह रहा है इट वॉज दिस डिजायर, यह वो इच्छा थी ना, डिजायर का मतलब बहुत ही तीव्र इच्छा, ये वो तीव्र इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। कह रहे हैं ये वो ऐसी इच्छा थी ना, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विथ डिग्निटी, हमारे राष्ट्र के लोगों के लिए एक ऐसी इच्छा थी मेरे अंदर कि वो लोग ऐसी आजादी पाए कि अपनी लाइफ को जिए पूरे सम्मान के साथ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए। और यही इच्छा, यही डिजायर ऐसी थी जिसने एनिमेटेड माय लाइफ, मेरी लाइफ को एनिमेट कर दिया, जान डाल दिया मेरे लाइफ में, बहुत ही अधिक जोश भर दिया। अब मैं पूरी तरह से डिटरमाइंड हो गया था कि मुझे आजादी अकेली नहीं चाहिए, मुझे वो आजादी चाहिए जो मुझे पूरे राष्ट्र को मैं दिला सकूं और पूरे राष्ट्र के लोग हमारे जैसे जी सकें। आगे कह रहा है कि दैट ट्रांसफॉर्म, और इसी इच्छा ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, अ फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरे हुए यंग मैन को, इनटू अ बोल्ड वन, एक बड़े ही बोल्ड आदमी के रूप में। अपने आप को कह रहे हैं कि पहले मैं यंग मैन के रूप में डरा हुआ रहता था, अब इसी डिजायर ने, इसी इच्छा ने क्या कर दिया, मुझे एक बोल्ड पर्सन के रूप में चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। और कह रहे हैं इसी इच्छा ने दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी। देखो अटॉर्नी का मतलब वकील होता है, लेकिन वकील हर एक आदमी होता है जो नियम कानून को मानता है। अपने आप को अटॉर्नी बोले हैं कि मैं पहले नियम कानून को मानता था, कॉन्स्टिट्यूशन को मानता था। कह रहे हैं कि जिस इच्छा ने ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने उसे ऐसा ड्राइव कर दिया, ऐसा ड्राइव का सेकंड फॉर्म है ड्रोव, जिसने, इस इच्छा ने उस आदमी को ऐसा ड्राइव किया जो कि एक लॉ अबाइडिंग, नियम कानून को मानने वाला अटॉर्नी, वकील, मतलब मैं बिकम अ क्रिमिनल, एक क्रिमिनल का रूप पकड़ लिया। मतलब इस इच्छा ने मुझे एक क्रिमिनल का रूप दे दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, और इसी परिस्थितियों ने ना बदल दिया एक प्यार करने वाले, परिवार से प्यार करने वाले हस्बैंड को इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक बिना घर के आदमी के रूप में बदल दिया, यानी मुझे बेघर बना दिया। जो मैं अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता था, इस इच्छा ने ऐसा ही दांव चलाया, इस इच्छा ने मेरी जिंदगी को ऐसा बना दिया, इस भूख ने ऐसा बना दिया कि मैं बेघर हो गया। और इसी इच्छा ने दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव अ लाइक अ मॉन्क, इस इच्छा ने मजबूर कर दिया मुझे एक लाइफ लविंग मैन को, जिंदगी से प्यार करने वाले आदमी को, फैमिली से प्यार करने वाले आदमी को किसने बदलने पर मजबूर कर दिया, लिव लाइक अ मॉन्क, एक साधु, एक सन्यासी के रूप में जीवन जीने पर मजबूर कर दिया इसी इच्छा ने। कह रहे आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं बहुत ही ज्यादा वर्चुअस नहीं हूं, गुणी नहीं हूं, बहुत गुण मेरे अंदर नहीं है, ना मैं सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हूं, ना मैं बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर सकता हूं, है ना। देन द नेक्स्ट मैन, जो लोग हमारे पास से चले गए, गुजर गए, उतना ज्यादा मैं वर्चुअस भी नहीं हूं, गुणी भी नहीं हूं, यानी क्वालिटेटिव नहीं हूं, और नहीं मैं उतना ज्यादा क्या हूं,
सेक्रीफाइस करने वाला हूं, बट आई फाउंड, लेकिन जहां तक मैंने पाया ना, दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। कह रहे हैं ना कि जहां तक मैं जानता हूं ना, मैं बहुत सेक्रीफाइस तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन बाद में मैंने ये पाया कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, इस छोटी सी बहुत कम और लिमिटेड फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकता था। आई वॉज अलाउड, हालांकि मुझे अलाउड किया गया था, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे पता चला कि मेरे राष्ट्र के लोग फ्री नहीं है। कह रहे देखो मैंने बहुत सेक्रीफाइस तो नहीं किया है, लेकिन मुझे जब पता चला कि मैं आज़ाद हो सकता हूं, मुझे आज़ादी मिल सकती है, थोड़ी बहुत आज़ादी, ट्रांजिटरी फ्रीडम मिल सकती है, लेकिन मैं जब ये जाना कि मेरे लोग ही फ्रीडम में नहीं है, मेरे लोग को फ्रीडम नहीं मिली है, मेरा जो राष्ट्र है उसको फ्रीडम नहीं मिली है, तो मैंने इस ट्रांजिटरी फ्रीडम को भी अवॉइड कर दिया। मैं समझ गया कि मैं इस आज़ादी को जी नहीं पाऊंगा, इतना सेक्रीफाइस तो मैंने किया। आगे देखो, कह रहे हैं फ्रीडम इज इंडिविजिबल, फ्रीडम जो होती है ना वो इंडिविजिबल नहीं होती है, मतलब उसे बांटा नहीं जाता है। फ्रीडम, आजादी को डिवाइड नहीं किया जाता है, बांटा नहीं जा सकता है। द चैन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चैन ऑन ऑल ऑफ देम। कह रहा है जो लोग, जो चैन, जो मतलब बाध्यता, बाउंडेशन की चैन किसी के ऊपर थी ना, हमारे पीपल में किसी के ऊपर थी, वर द चैन ऑन ऑल ऑफ देम, वही चैन सबके ऊपर थी। मतलब कह रहे हैं कि जो नियम एक आदमी पर लगा हुआ था वही नियम सबके ऊपर लगा हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें फ्रीडम को एंजॉय करता और बाकी सारे के सारे लोग रोते। इसलिए अगर एक चैन मेरे ऊपर लगा हुआ है तो वही चैन या तो सबके ऊपर लग जाए, सबको आजाद कर दिया जाए, या सबके ऊपर जो लगा है वही चैन मेरे ऊपर लगा दिया जाए। ये मैं सोच रहा था, है ना। आगे कहना है कि आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट श्योरली एज द ऑपरेशन। देखो इस लाइन को थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि ये लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये कह रहे हैं कि आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेशन। इस लाइन में अभी आपको कंफ्यूजन होने वाला है, लेकिन इस लास्ट वाले लाइन से आप इसको समझ जाओगे। अभी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं जानता था ना कि जो ऑपरेसर होते हैं, अत्याचारी लोग होते हैं ना, मस्ट बी लिबरेटेड, उनको भी आजाद करना चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, ठीक उसी तरह जिस तरीके से ऑपरेस्ड लोग होते हैं, सताए गए लोग होते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो लोग ऑपरेस्ड है, जिनके ऊपर अत्याचार किया गया है और जिसने अत्याचार किया है, दोनों एक तरह से बराबर हैं, इसलिए दोनों को आजाद करना चाहिए या फिर दोनों को इन प्रिजन करना चाहिए, जेल में करना चाहिए। अब देखो ऑपरेस किए गए लोग, दबाए गए लोग और जिसने दबाया है उन लोगों को, ये दोनों बराबर कैसे हैं? लास्ट वाली लाइन में हम आपको समझाएंगे। इस लाइन को इंपॉर्टेंट लगा लेना। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। एक आदमी जो किसी अदर पर्सन की आजादी को छीन लेता है, टेक अवे कर लेता है, वो एक प्रिजनर होता है घृणा का। प्रिजनर मानी कैदी होता है, लेकिन यहां पर पात्र समझ सकते हो, वह आदमी घृणा का पात्र होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस, और कहीं ना कहीं उसे लॉक कर दिया जाता है प्रेजुडाइस के और नैरो माइंडेडनेस के बार्स के पीछे। बार्स माने बेड़िया। ऐसा आदमी जो किसी की आजादी छीनता है ना, वो एकदम प्रेजुडाइस का मतलब जिसे बहुत लोग डिसलाइक करते हो, जिसे कोई पसंद नहीं करता हो, अवहेलना। कोई आदमी जो किसी की आजादी छीनता है ना, वो अवहेलना का और बहुत ही संकीर्ण विचारधारा की बेड़ियों के पीछे लॉक कर दिया जाता है। मतलब कहने का क्या है, अगर हम किसी की आजादी छीन रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं फीलिंग के अंदर हमें लोग बड़े ही गंदे तरीके से देखेंगे, हमें एक नैरो माइंडेडनेस के रूप में देखेंगे, जिसकी विचारधारा बड़ी संकीर्ण है, जो अच्छा सोच नहीं सकता है। तो यही कह रहे हैं कि जो आदमी किसी की आजादी छीनता है वो इस तरह के फीलिंग की बेड़ियों के अंदर बच जाता है। आगे कह रहे हैं आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वाकई फ्री नहीं हूं, इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एज फ्रीडम, अगर मैं किसी अन्य आदमी की आजादी को छीन लेता हूं। यानी अब इस बात को समझना, यही से वो लाइन आपको समझाने वाले हैं। अगर मैं किसी की आजादी छीन लेता हूं तो कहीं ना कहीं मैं भी आजाद नहीं हूं। अभी समझाते हैं क्यों। कह रहे हैं जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन, ठीक उसी तरह जिस तरीके से मेरी आजादी छीन ली गई है फ्रॉम मी, मेरे से। कह रहे अगर मेरे से मेरी आजादी छीन ली गई है तो मैं तो आजाद नहीं हूं, लेकिन जिसने छीना है कहीं ना कहीं वो भी आजाद नहीं है। अभी बात क्यों कहा गया है एक बार और देख लो।
कह रहे आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स फ्रीडम, मैं खुद भी फ्री नहीं हूं अगर मैं किसी की आजादी छीनता हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, ठीक उसी तरह मैं भी फ्री नहीं हूं व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आजादी मेरे से छीन ली जाती है। कहने का मतलब अगर तुम किसी की आजादी छीन रहे हो तो जिसकी आजादी को छीन के तुमने गैप बना दिया वो तो आजाद नहीं रहा, लेकिन तुमने किसी की आजादी छीना तो तुम भी आजाद नहीं हो। मतलब जिसको मार दिया तुमने वो घायल तो हो गया, लेकिन तुम बच गए तो तुम भी बचे नहीं हो, क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे ऊपर पलटवार कर सकता है। तो यानी देखो, जो किसी की आजादी छीनता है वो क्या है, वो पहले से ही विचारधारा से बहुत गंदा है, तभी तो किसी की आजादी छीन रहा है ना। और आगे देखो इसमें क्या कह रहे हैं, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर्स अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, यहां से यहां तक कह रहे हैं कि द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर, जिस पर अत्याचार किया जाता है और जो अत्याचार करता है, अलाइक दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ये अपने मानवता को खो देते हैं। अब देखो, जिसकी आजादी छीनी जाएगी वो सिंपल सी बात है कि अपनी मानवता को खो करके और एक अटॉर्नी से, एक अच्छे नियम कानून को मानने वाले आदमी से नेल्सन मंडेला बन जाता है, विद्रोही बन जाता है। तो बताओ, जिसकी आजादी छीनी गई कहीं ना कहीं उसने अपनी ह्यूमैनिटी को खो दिया ना, अपनी मानवता को खो दिया। और जो किसी की आजादी छीन रहा है वो तो ऑलरेडी अपनी मानवता को खो दिया है। तो इसका मतलब कि जिसने अत्याचार किया और जिसके ऊपर अत्याचार किया गया, कहीं ना कहीं दोनों का माइंड सेट खराब हुआ, ह्यूमैनिटी बर्बाद हो गई, इसलिए दोनों एक जैसे हो गए। यही रीजन है कि यहां पर कहा गया है कि मैं जानता था कि ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड मस्ट बी लिबरेटेड, दोनों को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? कि दोनों एक न एक तरह से दोनों बराबर हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को भी बोले हैं कि मुझे भी तो छोड़ देना चाहिए, मैं भी एक ऑपरेसर हूं, मैं अत्याचार करने जा रहा हूं, तो मुझे भी खुला छोड़ना चाहिए, तो मेरी आजादी क्यों छीनी जा रही है? अगर इस देश में इस पीपल के लिए कुछ करना और अपने फैमिली के लिए करना गुनाह है, मैं गुनाहगार हूं, तो एक गुनाहगार को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गुनाहगार वो होता है जिसकी माइंड सेटअप खराब हो जाती है, ह्यूमैनिटी खराब हो जाती है, और वो ह्यूमैनिटी किसी की वजह से खराब होती है। तो जिसकी वजह से खराब होती है, जो खराब करता है, उसकी ह्यूमैनिटी तो पहले से ही खराब है ना, तो दोनों एक तरह से बराबर हो गए। आगे देखो, मुझे लगता है कि ये लेसन अब समाप्त हो गया है, ये लेसन अब समाप्त हो गया है ना। तो इस लाइन को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो क्वेश्चन आंसर होंगे हम करा देंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और ये सारे बच्चों को थोड़ा शेयर करते रहना जो बच्चे तुम्हारे अपने कांटेक्ट में हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।